ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ लिया है, इको पढ़ लिया, इको का यूज पढ़ लिया। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन मैंने क्या बताया था कि जो भी बॉडी होती है, नेचुरल बॉडी, सारी बॉडीज वाइब्रेट करती हैं। जो बॉडी वाइब्रेट करती है वो उसका वाइब्रेशन कैसा होता है, नेचुरल वाइब्रेशन होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हेलो, हाँ बोलिए बेटा। हाँ भेज दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप ऐसे पढ़ो, देखता हूँ क्यों। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, वाइब्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, कोई भी बॉडी होती है, जैसे सपोज दैट ये मैं एक एक एग्जाम्पल करके बताऊंगा। वाइब्रेशन का मतलब जैसे ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को क्लैंप किया और यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया और छोड़ दिया, तो ये वायर क्या होगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा। और इस प्रकार के वाइब्रेशन क्या कहलाते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन कहलाते हैं। ठीक है ना बेटा, इस प्रकार के वाइब्रेशन नेचुरल वाइब्रेशन कहलाते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, जैसे ये पेंडुलम है और इसको इसकी पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पे छोड़ देंगे, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट होता रहेगा। लेकिन ये कब तक ऑक्सीलेट होता रहेगा, जब तक कि इस पर कोई भी रजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। रजिस्टिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो इसके मोशन को अपोज करे, जो इसके मोशन को रजिस्ट करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रजिस्टिव फोर्स। जब तक इस पर रजिस्टिव फोर्स नहीं होगा तब तक ये बॉडी वाइब्रेट करती रहेगी और वाइब्रेट करती रहेगी, और इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन। ठीक है ना बेटा। सेकेंड वन, फ्री वाइब्रेशन के बाद एक वाइब्रेशन आता है डैम्प्ड। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है, अगर कहीं पे कोई फोर्स प्रेजेंट हो, रजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में जो भी बॉडी वाइब्रेट कर रही, उस बॉडी का एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्लोली स्लोली डिक्रीज करने लगेगा। जैसे सपोज दैट, कैसे डिक्रीज करेगा, सच टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। जैसे मैंने ये क्या किया, देखिए ये पेन लिया और इसकी पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जैसे ऐसे जाएगा, फिर थोड़ी देर वाइब्रेट होकर यहाँ पे रुक जाएगा। क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे एक तो एयर फ्रिक्शन लग रहा है, दूसरा मैंने यहाँ से पकड़ रखा, ये फोर्स लग रहा, ठीक है ना, इस फोर्स के कारण ये रुक गया। तो इस प्रकार के जो वाइब्रेशन होंगे, उन वाइब्रेशंस को हम लोग डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। और डैम्प्ड वाइब्रेशन कब होते हैं, जब कोई रजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है। ठीक, तो आज हम लोग जो पढ़ना स्टार्ट किए हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशंस में पहला टॉपिक हमने नेचुरल वाइब्रेशन पढ़ा। नेचुरल वाइब्रेशन या फिर उसको दूसरा वर्ड यूज करते हैं फ्री वाइब्रेशन। अब चूंकि बॉडी वाइब्रेट करती है, तो जैसे वाइब्रेट करती है, सपोज दैट इस प्रकार वाइब्रेशन में क्या बताया, नेचुरल में उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक एक वाइब्रेशन हुआ, और एक वाइब्रेशन में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड है तो इसको नाम क्या देंगे, नेचुरल टाइम पीरियड। ठीक है ना बेटा। अब देखिए, नेचुरल टाइम पीरियड टी इक्वल टू 1/f होता है, या फिर 1/n पढ़ा होगा। n और f क्या है, बोथ आर फ्रीक्वेंसी। क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। अगर ये नेचुरल टाइम पीरियड है तो यहाँ से इसका एक जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज, क्या कॉल्ड, नेचुरल फ्रीक्वेंसी।
उसको हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से दो वर्ड क्लियर हो गए कि नेचुरल वाइब्रेशन क्या होते हैं। वाइब्रेट, वन बॉडी वाइब्रेट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड एज नेचुरल फोर्स एंड नेचुरल वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन में दो चीज इंपॉर्टेंट हैं, क्या, एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होना चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है ना। नेचुरल वाइब्रेशन होगी तो जो टाइम पीरियड होगा दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना बेटा। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल सिंपल पेंडुलम का आपकी बुक में दे रखा है, बताएं सिंपल पेंडुलम। पहला एग्जाम्पल आपका है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, देखिए सिंपल पेंडुलम क्या होता है बेटा, ये कोई मास बॉब एक स्ट्रिंग से टाइट कर दिया गया। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, वेटलेस, उस स्प्रिंग का अपना वेटलेस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, रिजिड सपोर्ट से होनी चाहिए, इसको हैंग कर दिया गया। वेटलेस स्ट्रिंग होनी चाहिए, अनस्ट्रेचेबल होनी चाहिए। अनस्ट्रेचेबल का मतलब जैसे ये फोर्स लगा तो ऐसा न हो कि ये लेंथ बढ़ जाए, किसकी लेंथ, इस स्ट्रिंग की, क्योंकि ये वेट है, मास है, मास के कारण वेट होगा, वेट के कारण ऐसा पॉसिबल ना हो कि इसकी स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ जाए। इसलिए जो ये स्ट्रिंग है इट शुड बी वेटलेस एंड अनस्ट्रेचेबल एंड फ्लेक्सिबल। इस कंडीशन में जैसे मैं इसको हैंग करूंगा और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा यहाँ, तो जैसे यहाँ से इसको डिस्प्लेस करना के रिमूव करूंगा, फोर्स किसको रिमूव करूंगा, डिस्प्लेसिंग फोर्स को, जो यहाँ बॉडी को उठा कर ले गया, नहीं तो ये बॉडी क्या करेगी, यहाँ आएगी, फिर इस साइड जाएगी और फिर इससे इस साइड जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगी, बॉडी ऑक्सीलेट करती रहेगी। कब तक ऑक्सीलेट करती रहेगी, ये बॉडी तब तक ऑक्सीलेट करेगी जब तक कि ये रुक ना जाए। और रुकेगी कब, जब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स या रेजिस्टिव फोर्स एब्सेंट है तो ये बॉडी कभी भी स्टॉप नहीं करेगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार के वाइब्रेशंस क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल वाइब्रेशन। और ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम का जो वाइब्रेशन है नेचुरल है। अगर नेचुरल है कब, जब रेजिस्टिव फोर्स एब्सेंट हो। तो यहाँ से इसमें एक वेट लगता है, किधर की ओर, वेट आपको मालूम है mg, नीचे की ओर लगेगा। तो इस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आता है उसका फार्मूला आपको पता है L/G। बहुत अच्छा क्वेश्चन यह आता है कि जो ये सिंपल पेंडुलम है इसका जो ये मास है बॉब है, बॉब का जो मास m है, क्या ये टाइम पीरियड m पर डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है। ये मास 1 kg का है या 2 kg का है या 0.5 kg का है, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब तक इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जब तक कि उसकी लेंथ को चेंज नहीं करेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √G। इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करता। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो झूला झूलते हैं, स्विंग करते हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन उठता है। अगर आप स्विंग कर रहे हैं उस कंडीशन में, अगर आपकी कोई फ्रेंड आ जाती है, आपका कोई दोस्त आ जाता है और झूले पे बैठ जाता है, तो क्या उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके बैठने से आपका क्या चेंज हुआ, मास चेंज हुआ, और टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब चूंकि टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करेगा तो जो
एक फार्मूला आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू, बोलो बेटा, n इक्वल टू 1/t। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड चेंज नहीं करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं करेगी। तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी की फार्मूला भी लिख सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाएगा, G/L। दिस इज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू नेचुरल वाइब्रेशन। और कौन सा एग्जाम्पल, फॉर सिंपल पेंडुलम। बात क्लियर बेटा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल इसी के सीक्वेंस में, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता हो तो इससे रिलेटेड पूछ लें। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और है, अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। सपोज दैट ये स्प्रिंग है और कहाँ से अटैच कर दी, एक रिजिड सपोर्ट से अटैच कर दी और इससे ये एक मास हैंग कर दिया, या फिर हॉरिजेंटल सरफेस पे मैंने रख दी, ये स्प्रिंग रख दी और इससे एक ये मास अटैच कर दिया। ये कंडीशन अगर है तो इस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि आपने जैसे ही इसमें फोर्स लगाया नीचे की ओर, जैसे ही नीचे की फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो ये जो मास है ये कैसे ऐसे टू एंड फ्रो इस पॉइंट के अबाउट वाइब्रेट करने लगेगा, करेगा ना बेटा। अगर वाइब्रेट करेगा तो सिमिलरली यहाँ पे आ जाएं, अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, इस समय रेस्ट में है, और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके यहाँ पे लाए और ये फोर्स ने बॉडी को डिफॉर्म कर दिया, ये डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करेंगे तो बॉडी यूं ऑक्सीलेट करने लगेगी, नहीं तो इस प्रकार इसके भी ऑक्सीलेशन होने लगेंगे, और ऑक्सीलेशन होने लगेंगे तो इसका भी अपना एक टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड होगा तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी भी होगी। जो टाइम पीरियड होता है उसका फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर रूट 2m/k। यहाँ पर m क्या है, मास। कौन सा मास, जो आपने यहाँ पे हैंग कर रखा। अब स्प्रिंग के केसेस में, स्प्रिंग के केसेस में टाइम पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है कि आपने किस मास को हैंग कर रखा है, जबकि इन द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम द टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास हो गया, और ये जो k है, k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। किसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। इसी को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। किसकी प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जो इसका टाइम पीरियड है वो दो बात पे डिपेंड किया, इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप देखेंगे तो वो किस प्रकार हो जाएगा, अंडर रूट k/m, लाइक दिस। दिस इज द फार्मूला रिलेटेड टू। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, नहीं, बॉडी की स्प्रिंग कितनी टफ है, टफनेस पे डिपेंड करता है, स्प्रिंग की हार्डनेस पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट होता है एक्चुअल में क्या है, जैसे ही फोर्स आप एक सिंपल, हालांकि आपके लेवल के ऊपर का है, 12th क्लास का है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे ही मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो इस पर एक फोर्स लगेगा जो इसकी ओर खींचेगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कितना मैंने इस बॉडी को डिस्प्लेस किया। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट लगाते हैं, और इसी कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना बेटा। हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई कि जो टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी है स्प्रिंग के केस पे मास पे डिपेंड करती है, जबकि सिंपल पेंडुलम के केस में मास पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट वन, और एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं बेटा वाइब्रेशन से रिलेटेड। देखिए स्ट्रिंग, द ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, फिजिक्स लैब में ले जाया जाएगा अगर आपके स्कूल में, तो आपको वहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क दिखाई पड़ेगा।
कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। दिस इज ट्यूनिंग फॉर्क। और एक साथ में आपको ये क्या दिया जाता है, रबर पैड दिया जाता है। क्या है बेटा, रबर पैड। एंड दिस वन इज ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक है ना बेटा। अब इसमें है क्या, एक ट्यूनिंग फॉर्क है और दूसरा रबर है। तो जैसे ही मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को, सपोज दैट ये ट्यूनिंग फॉर्क है, और इस रबर पैड पे जैसे ही मैं हैमर करूंगा, जैसे ही स्ट्राइक करूंगा, जैसे इस पर मारूंगा, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या होगा, वाइब्रेट करने लगेगा। क्या करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। और इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना। और इसकी वाइब्रेशंस हमारे ईयर तक पहुंचेंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी। अब हमारे ईयर तक आएंगे किस वेव के द्वारा आएंगे, आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, बिकॉज दे आर ट्रेवल इन एयर। गैसियस मीडियम में, गैसियस मीडियम में केवल एक ही वेव चलती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। सॉलिड वेव तो चलती नहीं। तो इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव के माध्यम से ये अपनी फ्रीक्वेंसी को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करती है। ट्यूनिंग फॉर्क क्या होते हैं, जो भी ट्यूनिंग फॉर्क होंगे, सब ट्यूनिंग फॉर्क की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। मीन्स ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इस रबर पैड पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, 3 एग्जाम्पल हो गए। पहला सिंपल पेंडुलम, दूसरा स्प्रिंग से रिलेटेड, तीसरा ट्यूनिंग फॉर्क से रिलेटेड, और चौथा एग्जाम्पल एयर कॉलम से, फोर्थ एयर कॉलम। क्या होता है एयर कॉलम। एयर कॉलम देखिए बेटा, जहां पे एयर अब प्रेजेंस हो और कोई ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर में एयर प्रेजेंट हो, ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर कॉलम कहलाएगी। और चूंकि एयर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज एयर कॉलम। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे आपने बांसुरी देखी होगी, फ्लूट देखी होगी, या फिर ये पेन है, पेन के अंदर की चीज निकाल दें, इसमें क्या रह जाएगा बेटा, एयर रह जाएगी। तो जो ये सिस्टम बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एयर कॉलम। तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि जो ये एयर कॉलम है, नहीं, उसमें क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसमें एयर भरी हुई है। आपने देखा होगा बांसुरी है, नहीं, कैसे होती है, कुछ इसी प्रकार होती है, होती ना बेटा। और यहाँ पे ये होल्स बने होते हैं ना, और एक होल यहाँ पे बना होता है जहाँ से हम लोग फूंकते हैं, यहाँ से एयर देते ना। तो बांसुरी की हेल्प से मुझे क्या सुनाई पड़ता है, एक म्यूजिक सुनाई पड़ता है, एक ऐसी साउंड प्रोड्यूस होती है जो प्लीजेंट होती है, मुझे अच्छी लगती है, धुन अच्छी लगती है, नहीं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये भी एक प्रकार से क्या है, एयर कॉलम। अब एयर कॉलम है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करती है। देखिए दूसरा और एक एग्जांपल, एयर कॉलम के साथ साथ और एक टर्म आता है ऑर्गन पाइप। एयर कॉलम के साथ साथ एक टर्म और आता है ऑर्गन पाइप। आर्गन पाइप दो प्रकार के होते हैं। आर्गन पाइप होता क्या है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब विच इज हालो, जो कि हालो हो, यूनिफॉर्म ट्रांसेक्शनल एरिया हो, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप। आर्गन पाइप दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन आर्गन पाइप, आर्गन पाइप से रिलेटेड पूरा एक चैप्टर 12th क्लास में है,
होता है एक्चुअल में क्या है, जब वेव्स एक ही मीडियम में कई सारी वेव चलती हैं तो ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन 3 प्रॉपर्टी ओरिजिनेट होती हैं। नंबर 1 इंटरफेरेंस, एक बीट्स और एक स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, जिसका डिटेल डिस्कशन 12th में मिलेगा। जो आर्गन पाइप या फ्लूट या जो अभी वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग बताया, ये सब बोथ आर डिपेंड ऑन स्टेशनरी वेव। अब ऑर्गन पाइप में भी क्या है, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती हैं। क्या होती हैं, कैसे होती हैं, सब हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अभी आपको बताना केवल ये है कि ये ऑर्गन पाइप है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, एक ओपन ऑर्गन पाइप, दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ओपन क्या होता है, द ऑर्गन पाइप विच इज ओपन एट बोथ एंड। ऐसा ऑर्गन पाइप जो दोनों एंड पे ओपन हो, दैट इज कॉल्ड एज ओपन ऑर्गन पाइप। लाइक दिस, ये एक एंड ये, एक एंड ये, दोनों एंड कैसे हैं, ओपन। और दूसरा कैसा होता है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के बारे में बेटा क्या कहेंगे, क्या दोनों एंड पे क्लोज हो, बिल्कुल नहीं, एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन। सच टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप इज कॉल्ड एज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आप यहाँ पे आइए, अगर फ्लूट की बात करें, बांसुरी की बात करें, तो दिस इज आल्सो अ ओपन ऑर्गन पाइप। क्यों ऑर्गन पाइप, एक होल ये, यहाँ पर भी ओपन, और होल्स ये, यहाँ पर भी ओपन, ये सारी साइड्स ओपन है, बोथ साइड आर ओपन, हेंस फ्लूइड इज ए ओपन ऑर्गन पाइप। कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑर्गन पाइप बात समझ में आ गई। ए सिलिंड्रिकल ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ एंड आर ओपन वन एंड इज कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप। ठीक, ऑर्गन पाइप आर ऑफ 2 टाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक, जिसको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोगों को बताना क्या है, मिटाए बेटा इसको, हमको बताना क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप, पहले मैं आपको ओपन ऑर्गन पाइप एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओपन ऑर्गन पाइप ये है, 3 स्ट्रक्चर बनाता हूँ ओपन ऑर्गन पाइप की, ठीक है ना। ये ना कहिए ये सर कहाँ से है, नहीं, इस कंडीशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो फ्रीक्वेंसी होती n=v/2l। यहाँ पे आइए, ये क्या है, ये ना आप समझिएगा, ये 12th क्लास का है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये पहला कंडीशन है इसलिए फ्रीक्वेंसी n1 कह सकते हैं। ये दूसरी कंडीशन है इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को n2 कह सकते हैं, दैट इज n2=2v/2l। नहीं, अगर इसको हम कह सकते हैं n2=2n1 कह सकते हैं ना बेटा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ये कहाँ बनता है, ये सब 12th क्लास में देखेंगे। और ये तीसरी कंडीशन है इसलिए फ्रीक्वेंसी n3 कहलाएगी, 3v/2l, क्योंकि आपकी इसमें कॉन्सेप्ट में लिख रखा है तो 3n1। अब अगर इन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो देखें, n1:n2:n3 इक्वल टू कितना, 1:2:3। मीन्स जो ओपन ऑर्गन पाइप है इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, ऐसे ऑन। इसका मतलब ऑड नंबर भी है ना, ऑड, और इवन नंबर भी है। मीन्स जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑड और इवन दोनों प्रकार की प्रोड्यूस होती है। वाइल इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखिए, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखिए, ये आपकी पहली कंडीशन, यहाँ पे n1 फ्रीक्वेंसी आएगी v/4l। कैसे आ रही ये सब कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, बोल दिया बेटा 12th क्लास में। यहाँ पे देखिए ये n2 फ्रीक्वेंसी आ गई 3v/4l। यहाँ पे देखिए ये n3 फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आ गई, 5v/4l। कहने का मतलब n1 n2 n3 निकालेंगे तो 1:3:5। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, केवल ऑड फ्रीक्वेंसी मिल रही है, ठीक है ना। अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। पहली चीज क्लियर हो जानी चाहिए
कि जो फ्रीक्वेंसी है किसकी, ओपन की, उसका फार्मूला है फंडामेंटल का ये, और जो क्लोज की फ्रीक्वेंसी है किसकी, ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप में n इक्वल टू V/4L। L क्या है, लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप की लेंथ क्या है। इतनी बात क्लियर। तो चाहे आप यहाँ पे देखें चाहे यहाँ पे देखें, दोनों कंडीशन में आपको जो मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी विच डिपेंड्स अपॉन, किस बात पे डिपेंड कर रही है कि आर्गन पाइप की लेंथ क्या है। बात क्लियर। अगर आर्गन पाइप की लेंथ पे डिपेंड कर रही है, किसमें, चाहे क्लोज्ड आर्गन पाइप की करें और चाहे ओपन आर्गन पाइप की करें, नहीं, तो जो फ्लूट है आपकी बांसुरी में बेटा मैंने क्या बताया, ये जो होल्स होते हैं, नहीं, हम लोग कैसे बचाते हैं, यहां से एयर देते हैं, यहां से एयर देते हैं ना, और यहां से जब एयर देते हैं तो इन होल्स को क्या करते हैं, फिंगर की हेल्प से क्लोज करते हैं और ओपन करते हैं। क्लोज ओपन करने से जैसे मैंने इस एंड को क्लोज किया तो जो ये लेंथ होगी आर्गन पाइप की, वो लेंथ क्या हो जाती, बढ़ जाती है, या इसको ओपन कर देंगे तो घट जाती है। कहने का मतलब इन होल्स को क्लोज करके या ओपन करके आर्गन पाइप की लेंथ को हम लोग चेंज करते हैं। अगर लेंथ चेंज होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो जो आपको साउंड सुनाई पड़ रहा है, नहीं, उसकी प्लीजेंट चेंज होगी, ठीक, मधुरता चेंज होगी। यही कारण है कि बांसुरी कैसा है एक ओपन आर्गन पाइप है, और ओपन में ऑड और इवन दोनों प्रकार के आपको हार्मोनिक्स मिलते हैं, दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसी मिलती हैं। इसीलिए इस प्रकार की जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो हमारे कान के लिए प्लीजेंट होती हैं, जबकि जो फ्रीक्वेंसी ऑड टाइप की होती है वो हमारे कान के लिए प्लीजेंट नहीं होती। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई कि आपके इसमें छोटे ही टर्म में लिखा है, क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। चाहे वो यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, हम फ्रीक्वेंसी को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी आपके इसमें f से लिखा है, जबकि मैंने n से लिखा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चाहे यहाँ की क्लोज में बात करें चाहे ओपन में बात करें, दोनों कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप डिपेंड्स अपॉन द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। क्लोज्ड आर्गन पाइप में चाहे ओपन आर्गन पाइप में, दोनों कंडीशन में अगर लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। बांसुरी के केस में मैंने बता दिया, बांसुरी इज अ ओपन आर्गन पाइप एंड विद द हेल्प ऑफ पोर्स वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लूट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय फ्लूट, ठीक है ना। दिस इज द टाइप ऑफ क्या, एयर कॉलम पढ़ाया, या आपको एयर कॉलम के साथ क्या पढ़ा आपने, ऑर्गन पाइप, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट वन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, देखिए, क्लैंप कर दिया एक ये और ये, इस प्रकार की जो स्ट्रिंग थी उसमें आपने स्पीड तो बता ही दी थी, किसके इक्वल, √T/m के पढ़ा था। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेयर T इज टेंशन, क्या है बेटा, और m क्या है, m इज, बोलो बेटा, अच्छा कमेंट तो आ नहीं रहा, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ये मास पर यूनिट लेंथ है। जब स्पीड पता है तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, v = n लेमडा, लेमडा क्या है वेव लेंथ, n क्या है फ्रीक्वेंसी, v क्या है स्पीड। तो इसकी हेल्प से इस वायर में प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं
फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/2L √T/m। ये सब कहाँ से आया, कैसे आया फार्मूला, ये सब पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं, 12th क्लास में है। अभी आपको इतना पढ़ना है, स्पीड का फार्मूला बता दिया, लेमडा के स्थान पे 2L कैसे आया, नहीं ये भी कॉन्सेप्ट हालांकि ऐसे आता है, जैसे वाइब्रेट करेंगे ये आएगा, ये बीच से स्ट्रिंग गायब हो जाती है, ये आपका नोड बनता है, ये नोड बनता है, और नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, और ये टोटल लेंथ क्या है बेटा L है, तो यहाँ से लेमडा किसके इक्वल हो गया, 2L हो गया। तो यहाँ से आप देखिए अगर फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू v/λ, और इसी के हेल्प से मैंने ये फार्मूला डिराइव करके आपको बताया, ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई बेटा, क्या कि जो वेवलेंथ है मैंने यहाँ से निकाली, इसकी हेल्प से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये निकाला। अब स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी इस प्रकार प्रोड्यूस होती है, जो फ्रीक्वेंसी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो इस बात पे डिपेंड करती है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन क्या है, दूसरी इस बात पे डिपेंड करती है जो स्ट्रिंग मैंने यूज की है उसका मास पर यूनिट लेंथ क्या है। आपने देखा होगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जो स्ट्रिंग बेस्ड होते हैं, जैसे बताएं बेटा, जैसे आपने गिटार देखा होगा, नहीं, या सितार देखा होगा, देखा ना, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, तार होते हैं, क्या होते हैं बेटा, तार होते हैं, और जो तार क्या होते हैं एक दूसरे से एक एंड पे और दो दूसरे एंड पे टाइट होते हैं, बंधे होते हैं, और उन्हीं तार को क्या करते हैं हम लोग डिस्प्लेस करते हैं। जैसे मैं डिस्प्लेस करता हूं तो वो वाइब्रेट करते हैं, और वही वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई पड़ती है। इन वाइब्रेशंस को टाइट करने के लिए यहाँ पे नॉब लगी होती है, इस नॉब की हेल्प से हम लोग इसमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेंशन। एक एक्सपेरिमेंट भी है विच इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला, दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज सोनोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक फार्मूला और बता दें, देखिए ये m इक्वल टू आपने क्या, मास पर यूनिट लेंथ, यही बोला ना, तो मास अपान लेंथ हो गया। अब मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, नहीं देखो बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो अपान लेंथ। अब वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी अपान लेंथ। लेंथ से ये लेंथ कैंसिल आउट, तो फार्मूला क्या आ गया, एरिया और डेंसिटी। अगर एरिया और डेंसिटी आ गया, वायर का एरिया, कौन सा एरिया बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये वायर है, देखिए ये वायर है ना, तो ऐसे सर्कुलर बन जाएगा, दिस इज द एरिया, और एक प्रकार से एरिया है इसलिए इसका, क्योंकि ये सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या होगा, πr²। इसीलिए यहाँ से जो फार्मूला आ गया, ए और रो, ए को हम πr² और रो इज द डेंसिटी। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला जो हो जाएगा n इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा बेटा, 1/2L √T अपान क्या, πr²। दिस इज द फ्रीक्वेंसी। अगर ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया, अब देखिए लेंथ, जो गिटार सितार होगा उसकी लेंथ तो हो गई एक फिक्स। अगर लेंथ को आप वेरी करना चाह रहे हैं तो लेंथ को वेरी कर सकते हैं। कुल मिलाकर लेंथ भी वेरिएबल हो गई, टेंशन तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो भी वेरिएबल हो गया, पाई आपका क्या है, कांस्टेंट है, डेंसिटी उस वायर की है जो वायर आप यूज कर रहे हैं। वायर मान लिया कि सभी एक ही मटेरियल के हैं। अब बात बची क्या, रेडियस। रेडियस की हेल्प से क्या आएगा, थिकनेस आएगा, कि कौन वायर मोटा है कौन सा पतला। सपोज दैट एक ये वायर है और एक ये वायर, तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगी और इसकी रेडियस कम। ऐसे समझिए, एक ये वायर है और एक
ये वायर, तो इसकी रेडियस ज़्यादा होगी और इसकी रेडियस कम होगी ना बेटा। तो उसी प्रकार कहने का मतलब रेडियस पे, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आपने देखी, पहला फार्मूला देखा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और दूसरा इन्वर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेंशन, ठीक है ना। और तीसरा फार्मूला देखा n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी इंस्ट्रूमेंट इस पर बेस्ड है, सितार गिटार जो भी है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। नंबर एक, उसकी लेंथ को हम लोग चेंज कर दें, लेंथ बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। नंबर दो, टेंशन, टेंशन इंक्रीज करेंगे, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, उसकी रेडियस, अगर वायर की थिकनेस चेंज करेंगे तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब इतनी प्रकार से हम लोग जो भी आपके पास वायर है उस वायर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है ना बेटा। इसकी हेल्प से हम लोग इतना सब कुछ चेंज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है, when we strike the key of piano, various strings are set in vibration, each of own natural frequency, different thickness। वही चीज़ है, 6th पॉइंट वही बताया गया कि जो पियानो की है उनको अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे चेंज रख पाएंगे। इसी प्रकार कि जो भी पियानो होगा उसमें जो स्ट्रिंग्स होंगी उनकी कीज को जब मैं रोटेट करूँगा, कीज को जब मैं टाइट करूँगा, टाइट करने से उस स्ट्रिंग में एक टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, तो टेंशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे चेंज कर रहा है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट, अब इसी स्ट्रिंग को कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, डिवाइड करके भी इसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई गई। जिस प्रकार मैंने आपको पहले बताया, जैसे ऑर्गन पाइप में नहीं, ऑर्गन पाइप में भी क्या देखा था, जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप था उसमें केवल ऑड फ्रीक्वेंसीज मिल रही थी, लेकिन जो ओपन ऑर्गन पाइप था उसमें ऑड और इवन दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज पाई जा रही थी। क्योंकि दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसीज पाई जा रही थी इसीलिए वो प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी जो मुझे साउंड चाहिए, या पियानो है या सितार है, ये क्या है जो प्लीजेंट साउंड देते हैं, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। अगर ये प्लीजेंट ना देते तो हम लोग इसको यूज ही ना करते, नहीं। तो इसका मतलब इसमें जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती होंगी वो भी ऑड और इवन दोनों प्रकार की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। तो इसलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, नहीं। वही देखिए, ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, दोनों की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। नहीं सेम है तो आप सेम ही मानेंगे, अगर नहीं सेम दिखाई पड़ रही तो इसकी भी, ये तीनों स्ट्रिंग्स हैं, सेम एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया तो जो इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए वो कुछ इस प्रकार के वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुए, नहीं तो इस प्रकार की। तो इस कंडीशन में जो फ्रीक्वेंसी n1 आई, दैट इज 2L √T/m, जिसके बारे में बताया नहीं आपको, क्या बताया, ये जो लेंथ L है वो किसकी इक्वल है, λ/2 के इक्वल बताया ना। यहाँ से यहाँ तक की ये नोड से नोड के बीच की डिस्टेंस बताई ना बेटा, λ/2। तो ये λ/2 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा प्रेशर और लगाकर इसको वाइब्रेट कराया तो इसमें 2 लूप बन गए,
अब ये कुछ इस प्रकार वाइब्रेट करने लगे। कितने लूप बन गए बेटा? 2 लूप बन गए। इस कंडीशन में ये λ/2, ये λ/2, इसका मतलब ये टोटल लेंथ कितनी हो गई? अगर टोटल लेंथ की बात करें तो ये 2 λ/2 हो गई। नहीं तो यहाँ से लेमडा अगर निकालेंगे तो 2l/2 हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी निकालेंगे n2 इक्वल टू, तो वो आ जाएगा फार्मूला 2l/√T/n। नहीं, अगर यहाँ पे 1 लेते तो ये n1 होता, तो इसका मतलब n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n1। जो n2 होगा वो 2n1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली फिर से मैंने थोड़ा सा प्रेशर और लगाकर वाइब्रेट कराया, तो ये पूरा वाइब्रेशन अब 3 पार्ट में हो जाएगा। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। 3 पार्ट में होगा तो फिर वही क्या, लेमडा कितना हो जाएगा? L इक्वल टू, बोलो बेटा, इसको λ2 मान लेते हैं, ये 3λ3/2, दैट इज λ3 इक्वल टू 2l/3 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी n3 इक्वल टू 3/2l/√T/m हो जाएगा, दैट इज n3 इक्वल टू क्या? 3n1। ये 3n1, ये 2n1, n1। तो कहने का मतलब यहाँ से आपने क्या देखा? जो वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेशन, दिस वन इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट सब्सिडरी फ्रीक्वेंसी, सेकेंड सब्सिडरी फ्रीक्वेंसी, means the ratio of these frequencies is n1 is to n2 is to n3 gives out 1 is to 2 is to 3. That's okay beta. It means in stretched string both odd and even harmonics are produced. That's why the sound produced by piano or sitar is pleasant. ठीक है ना बेटा? if the length, बात क्लियर बेटा? तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी आपकी देख ली। तो आज जो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा? आपको पढ़ाया फ्री वाइब्रेशंस पढ़ाए, फ्री वाइब्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स बताए, और उसके बाद जो मैंने आपको बताया डैम्प्ड वाइब्रेशन भी बताया। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या? व्हेन बॉडी ऑफर्स एनी रेजिस्टिव फोर्स देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशंस डिक्रीजेज ग्रेजुअली, दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज, और इस इज कॉल्ड एज डैम्प्ड वाइब्रेशन। ठीक है ना बेटा? तो इस प्रकार आपने देखा, ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोगों ने आज डैम्प्ड वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू फ्री वाइब्रेशंस कंप्लीट किया। अब जो हम लोग बचा हुआ टॉपिक है कौन सा है? फोर्स्ड वाइब्रेशन और रिजोनेंस। फोर्स्ड वाइब्रेशन और रिजोनेंस से रिलेटेड एंड डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड एंड फ्री वाइब्रेशंस, जो ये टॉपिक्स बचे हुए हैं, इन टॉपिक्स को नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर का मतलब टुमारो एट 8 PM। ठीक, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर बच्चों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर करें। ठीक है ना बेटा? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट।